Hare Krishna. So in this particular lecture, we are going to start with the dynamics portion of fluid mechanics. So in the last lecture, we had studied fluids which were at rest. In this particular lecture, we will have fluids in motion. And of course, if the fluids are in motion, some of the characteristics will be different than what we had learned in the fluids at rest. They were known as hydrostatics. This is hydrodynamics. Anyway, it's easy only. It's much more easier. इन एंटायर फ्लूइड्स इन मोशन मैं आप लोग का बस दो ही चीज पहले ही बता दे रहा हूं, बस दो इक्वेशन है। मैं उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी, पर आप कॉन्फिडेंस के लिए बता दे रहा हूं, दो ही इक्वेशन है। एक को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी विच इज a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2, दैट्स इट, डिटेल में बताएंगे हम। एंड द सेकंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। बस यही दो इक्वेशन के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स एंड वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉब्लम्स and phenomena based on these two equations. That's it. There's nothing more in fluid dynamics. The first thing we are going to learn is the equation of continuity. Basically, a1 v1 equals to a2 v2. वो क्या है उसमें a1 v1 and how it comes, we'll see. Equation of continuity. Say for example, there is a pipe like this. Of course, you might have rarely seen a pipe like this, but say it is like this, a variable cross section. Essentially, the purpose of drawing ऐसा क्या है? Purpose बनाने का ये है कि इसका मान लो variable cross section area है। आगे जाके मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, जैसा भी होगा, कोई एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका। यहाँ पे है एरिया सपोज a1 पकड़ लेते हैं, चलो यहाँ पे है क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a2। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो स्पीड है दिस इज v1 और यहाँ पे जो स्पीड है दिस इज v2। ठीक है, अब dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना मास फ्लो करेगा वो बताना है हमको। इन dt टाइम यहां से कितना मास फ्लो करेगा, तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, लेंथ कितना हो जाएगा dt टाइम में कवर किया है v1 dt और क्रॉस सेक्शनल एरिया है a1। सो ये है वॉल्यूम जो dt टाइम में फ्लो करता है यहां से, क्योंकि ये लेंथ को डिनोट करता है v1 dt और a1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो dt टाइम में द वॉल्यूम विच विल फ्लो थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इज दिस मच मल्टीप्लाइड बाय रो, क्या हो गया? मास। सो dt टाइम में यहां से इतना मास फ्लो कर रहा है। और बड़े वाले क्रॉस सेक्शन से कितना मास फ्लो करेगा? बड़े वाले से फ्लो करेगा मास, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना फ्लो करेगा वहां से? v2 dt, dt टाइम का बात कर रहा हूं, तो v2 dt इंटू a2, इतना मास वहां से फ्लो करेगा। पर लॉजिकल बात है, जितना मास dt टाइम में यहां से फ्लो करेगा उतना ही मास यहां से dt टाइम में निकलना चाहिए। जितना मास dt टाइम में यहां से फ्लो करेगा उतना ही मास यहां से dt टाइम में निकलना चाहिए। सपोज आप पानी दे रहे हैं, कोई भी वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया भी है उसका, पाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप यहां से जितना पानी देंगे, जितना रेट से, सपोज 2 kg पर सेकंड के रेट से यहां से पानी घुस रहा है, तो यहाँ कितने रेट से निकलेगा रे? यहाँ कितने रेट से निकलेगा? अरे उतना ही रेट से निकलेगा, 2 kg पर सेकंड ही निकलना चाहिए। उससे कम कैसे निकलेगा? उससे कम निकला मतलब पानी अंदर में कहीं पे स्टोर हो जा रहा है। वैसा एजम्पशन यहाँ पे नहीं है, पानी का पूरा फ्लो करते रहेगा, अंदर में कहीं पानी स्टोर नहीं होगा। अगर यहाँ से कम पानी डाल रहे हैं, ज्यादा निकल रहा है, वो तो होगा ही नहीं, वो तो कंजर्वेशन ऑफ मास ही वायलेट हो गया। कम पानी डालेंगे ज्यादा निकलेगा, ऐसा होने वाला है नहीं, और ज्यादा डालेंगे कम निकला, उसका मतलब बीच में कहीं स्टोर हुआ है जो पॉसिबल, ऐसा assumptions हम नहीं लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए देयरफॉर बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, dt टाइम में जितना मास यहाँ से फ्लो करेगा, dt टाइम में उतना ही मास यहाँ से भी फ्लो करेगा। एंड फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल dt, बिकॉज चूंकि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन का वेरिएबल है, तो dt टाइम में लिखा गया है कि इतना उस वहां से dt टाइम में मास में इतना dt टाइम में मास पास करेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दोनों इक्वल होना चाहिए, दे शुड बी इक्वल टू दिस। और अगर आप इक्वेट करेंगे, you'll get the relation that a1 v1 should be equal to a2 v2. This is known as equation of continuity. Cross sectional area multiplied by the speed at that cross section is a constant basically. Cross sectional area multiplied by the speed of the fluid at that particular cross section, it is a constant at every point. ठीक है, सिर्फ सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बेसिक एग्जांपल बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके एक अपना, ठीक है चलो, आपने कभी पेड़ में पानी दिया होगा तो देखा होगा आपने, ऐसा करके पाइप है ना। तो अपना जो पाइप है, से फॉर एग्जांपल उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहां से जो घुस रहा है पानी, वो घुस रहा है u एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ देर आर क्रॉप्स एंड आई वांट दैट ये जो पानी हो ज्यादा स्पीड से निकले ताकि ज्यादा दूर तक जा सके।
ठीक है। तो मैं क्या करते थे यूजुअली, अगर आपने कोई पेड़ में पानी दिया होगा और दूर तक पानी करना होता था अपने को, तो हम पाइप का सामने वाला जो फेस है उसको कवर कर देते थे। वो कवर करने से क्या होगा, स्पीड बढ़ जाता था। आपने नोटिस किया होगा क्यों बढ़ता था स्पीड, क्योंकि हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते थे। जिस एरिया से निकलता था लिक्विड वो घटा देते थे। सपोज हमने हाफ क्लोज कर दिया, हाफ क्लोज कर दिया, तो आपको बोला सपोज इस पाइप को मैंने रखा है यहाँ पे 125 मीटर के हाइट पे, काफी ज्यादा ऊपर रख दिया है। आपको बोला फाइंड द रेंज ऑफ दिस लिक्विड, फाइंड द रेंज ऑफ, क्या बोले, वॉट एवर, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलिंग ऑफ वाटर, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलिंग ऑफ वाटर। ठीक है, 125 मीटर ऊपर ये पाइप लगाया हुआ है और ग्राउंड पे ऐसे करके क्रॉप से कितने दूर तक पानी गिरेगा वो बताना है आपको। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड से घुस रहा है, और हाफ क्लोज किया है हमने यहाँ पे अपने हाथ से। हम यहाँ पे बैठे हुए पाइप पे चढ़ के और हाफ क्लोज कर दिया हमने। सो यू हैव टू फाइंड द रेंज। ठीक है, ट्राई करो एक बार फिर देखना। तो सबसे पहला बात, अगर हमने यहाँ पे हाफ क्लोज कर दिया तो A1V1 इक्वल टू A2V2 लगाएंगे अगर हम। सो व्हाट इज A1V1 इक्वल्स टू A2, क्योंकि मैंने हाफ क्लोज कर दिया तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा, A2 इंटू V2। सो व्हाट विल बी V, इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। अगर हमने एरिया को हाफ क्लोज कर दिया तो स्पीड डबल हो जाएगा, लॉजिकल बात है, 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। देख स्पीड बढ़ गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। ओके, अब 20 मीटर पर सेकेंड यहां से पानी का स्पीड अगर है तो गिरने में कितना टाइम लगेगा, गिरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा √2h/g मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल स्पीड, ये हो जाएगा रेंज। ये हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है। So therefore √2 into h, what is h? 125/g is 10 multiplied by 20. So this is 5 multiplied by 20, 100 मीटर तक पानी जाएगा। It is quite a good distance, क्योंकि हाइट काफी ज्यादा लिया 125। So therefore आंसर वैसा आ रहा है। Essentially जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था आपको, A1V1 का कॉन्सेप्ट कहीं कॉम्बिनेशन करके आपको क्वेश्चन में दे सकता है। This was the first example. The second example, let us take little more core example. So यहाँ पे तो एक ही पाइप दिया है, अगर मान लो मल्टीपल पाइप्स दिया रहे ऐसा करके, say for example there are, this is an irrigation channel, it's an irrigation channel, या अपना घर के बाहर जो नाला देखा होगा आपने, कई सारे नाला मिलते हैं। अब यहाँ पे मेंशन है कि इसका क्रॉस सेक्शन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, काफी छोटा है। लेट अस से these are pipes only. So this is the क्रॉस सेक्शनल एरिया जो दे ही दिया है डायरेक्टली आपको। ऑल राइट, और अब बोला है यहाँ से जो पानी का जो फ्लो आ रहा है, या गटर जो भी इसका जो फ्लो आ रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड से यहाँ से जो आ रहा है, यहाँ से भी आ ही रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। सो यहाँ से सपोज फॉर एग्जांपल जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सो यहाँ पर आएगा या जाएगा वो बताना है आपको, और कितने स्पीड से आएगा जाएगा वो बताना है। ठीक है साहब, यहाँ पे सिंपल सा एक बार ट्राई कर लो खुद से। अगेन लॉजिकली इफ वी सी, वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली। तो ये पर्टिकुलर जंक्शन पे जितना dt टाइम में आएगा उतना ही dt टाइम में निकलना भी चाहिए। ठीक है, सो हम फॉर द सेक ऑफ आवर अजम्पशन वी कैन अज्यूम कि सपोज ये निकल रहा है, मेरे को नहीं पता, पॉजिटिव वैल्यू आया मतलब निकल रहा है। सपोज निकल रहा है विद स्पीड ऑफ u, सो A1V1 करेंगे तो आएगा 200, और यहाँ से भी आ ही रहा है, कितना से आ रहा है A2V2 दैट इज 50। दे शुड बी इक्वल टू कितने से जा रहा है, देख, अच्छा यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 हो गया। ठीक है, 50 से जा रहा है प्लस ये वाला कितना लिख देंगे u इंटू 2। सो देयरफॉर दिस गेट कैंसल्ड, u का वैल्यू आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सब मीटर पर सेकेंड में था, और जो कैंसल आउट टर्म्स हुआ है वो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला हुआ है। तो देयरफॉर जो आएगा 100 मीटर पर सेकेंड, काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ से निकलेगा। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसी को अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देके इस तरह से पूछ सकता था, देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, पर बस ऐसे समझा दे रहा हूं आपको कि आप इमेजिन करो दीज आर डिफरेंट गेट्स, इमेजिन करो दीज आर लाइक डिफरेंट गेट्स। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन सपोज नहीं देता, आपको बोलता विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज डेप्थ आपको बोल देता 10 सेंटीमीटर इस पाइप का, ये वाले पाइप का आपको बोल देता
कि ये कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, so बोल देता width is 2 सेंटीमीटर and the depth of this is 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर सॉरी। आप समझ पा रहे हैं कैसे करके पूछ सकता है। थोड़ा और क्वेश्चन लॉजिकल लगे, अगर प्रॉपर अगर गटर ही बना दिया है तो बोल सकता है कि इसका जो है विड्थ 5 मीटर है, इसका 10 मीटर है, इसका 2 मीटर गटर का विड्थ है और इसका गटर का जो डेप्थ है दैट इज 5 मीटर, काफी बड़ा बड़ा गटर है। एंड ये जो थर्ड वाला है इसका कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको बोलता है इसका जो दिस इज है 5 मीटर है और इसका डेप्थ है 1 मीटर, लाइक दैट। अब बोलता है तीसरे वाले का आपको वही हाइट और डेप्थ दे देता, मतलब डेप्थ और ये विड्थ दे देता और बोलता इसमें से फ्लो ऑफ वाटर बताओ, सबसे फ्लो दिया हुआ है ना, डेटा वही ले सकते हैं 10 5 10 मीटर पर सेकंड तीसरे वाले से और चौथे वाले से पूछता कितना निकल रहा है बताओ, एट व्हाट रेट यहाँ से निकल रहा है, तो आंसर सेम आ जाता, डिफरेंस नहीं आता, कैंसल आउट वैसे ही होते सब कुछ। तो देयरफॉर आपको समझना है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है कि एक जंक्शन पे जितना पानी आएगा, जो भी लिक्विड है जो भी आएगा इन टाइम dt उतना ही टाइम उस जंक्शन से निकलना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, वेरी सिंपल, ध्यान से देखना, इसमें ज्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक ऑफ द सेकंड थिंग, एंड द सेकंड थिंग इज Bernoulli's equation. Bernoulli was a person who has given a very useful equation in this fluid mechanics, so that we are going to study right now. It's a very simple equation. Bernoulli theorem का जो proof है वो आपको HCV में मिल जाएगा, कोई भी मतलब सारा standard textbooks में you'll get the proof of Bernoulli's theorem. So I'm not going to teach you the proof of Bernoulli's theorem, but I'm going to teach you the application in details. Bernoulli's theorem देख ध्यान से, say for example there is a pipe like this and this is the ground. So Bernoulli's theorem states that pressure at a point A plus rho gh, pressure at a point, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, at a point P plus rho gh plus half rho v square, pressure throughout a pipe actually remains constant. This is Bernoulli's theorem. बहुत सिंपल थ्योरम है, इस फॉर्मूला को समझते हैं थोड़ा ठीक से, क्या क्या है ये, एक एक टर्म क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज P? बर्नौली थ्योरम क्या बोल रहा है कि P plus rho gh plus half rho v square is a constant. So let us take 2 points, this point is A and this point is B. Say for example A को ही रेफरेंस लेवल पकड़ लेते हैं एंड B is at a height of h, ठीक है। सबसे पहले तो टर्म्स बता देता हूं आपको, व्हाट इज P? P is pressure at a point, ठीक है। What is rho? Density of liquid flowing inside the pipe, ये पाइप में लगाते हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम। पाइप मतलब जहां भी जिस भी आउटवर्ड वेसल में लिक्विड फ्लो कर रहा है उस वेसल में हम लोग बर्नौली थ्योरम का प्रिंसिपल लगाते हैं, बर्नौली थ्योरम का जो इक्वेशन है वो लगाते हैं। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप, फ्लोइंग थ्रू दैट पाइप। व्हाट इज h? हाइट अबव अ चोजन रेफरेंस लेवल, it is height above a chosen reference level. Reference level we can choose as per our wish. It is just like potential energy, mgh type से है, it is half mv square type से, kinetic energy type से है। g is acceleration due to gravity, ठीक है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। h वो तो मैं लिख ही दिया, रो जी एच हो गया, रो लिख ही दिया। एंड व्हाट इज v? v is the speed of liquid at that point, v is the speed of liquid at that point. तो मान लो यहाँ पे अगर a पे मेरे को ये इक्वेशन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अब अच्छे से रट लेना फिर आगे बढ़ना, पहला बार ऑलरेडी रट चुके हैं क्योंकि दो ही चीजें इसमें, इक्वेशन ढंग समझ में आ जाएगा तो एप्लीकेशन काफी आसान होगा बाद में। पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था, सिग्मा ए वी इज कॉन्स्टेंट, a1 v1 प्लस a2 v2 जितना भी है इनकमिंग शुड बी इक्वल टू a1 v1 प्लस a2 v2 जितना भी है आउटगोइंग, बेसिक थिंग। और इसका भी अलग से एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, आपको एसेंशियली दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, आपको एक ही पाइप दिया रहेगा जनरली और a1 v1 इक्वल टू a2 v2 फटाक से बताना है। और लॉजिकल अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देंगे क्योंकि a v कांस्टेंट रहता है, एरिया कम करने से v ज्यादा हो जाएगा, उसी तरह से तो वो इक्वेशन ढंग से याद हो गया, तो ये इक्वेशन पहले याद करना फिर आगे बढ़ना। इक्वेशन क्या है, p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये रट लेना अच्छे से फिर आगे बढ़ेंगे। a पे जब हमको लगाना है तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे रे, प्रेशर एट a प्लस रो जी इंटू हाइट ऑफ a। अब अगर a को रेफरेंस लेवल ले ले तो हाइट जीरो हो जाएगा, उसी को रेफरेंस लेवल ले ले तो हाइट जीरो हो जाएगा। हम जनरली किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले लेते हैं ताकि एक टर्म तो जीरो हो अपना। p प्लस रो जी एच प्लस हाफ
रो वी ए स्क्वायर, यहाँ का हाफ रो वी ए स्क्वायर लिख दिया। नाउ दिस मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, प्लस रो जी एच, इसका हाइट, इस पर्टिकुलर पॉइंट का हाइट फ्रॉम द चोजन लेवल। अब परेशान मत होना सर, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, इसका हाइट थोड़ा कम है इस लेवल से, सबका अप्रोक्स हाइट हम एच ही मानते हैं, अप्रोक्सीमेट हाइट उसका एच मानते हैं पाइप इस पतला, ठीक है, टेंशन नहीं लेना कि सर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वैसा नहीं लेते हम लोग, ना ही हम यहाँ पे एच प्लस समथिंग बाई 2 ले लेंगे, वैसा कुछ एवरेज एवरेज नहीं करते हम, नॉर्मली एच लेते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन में आपको दिखेगा भी। सो पी बी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो, वहां का स्क्वायर क्या है, वी बी स्क्वायर, राइट, पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाँ ठीक है। सो अब यहाँ पे सब कुछ डेटा दिया रहता है, ये एक इक्वेशन है, जस्ट लाइक हम एनएलएम लिखते टाइम इक्वेशंस लिखते थे, एक कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिखते थे और फिर सॉल्व करते थे ना, बिल्कुल उसी तरह यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में एक इक्वेशन आएगा आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, और दूसरा इक्वेशन आएगा बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है, बस यही दो इक्वेशन रहेगा। और एक और इक्वेशन कब आएगा, वो P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच वाला जो पढ़े थे फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स में, ये 3 इक्वेशन रहेगा, इस 3 इक्वेशन को लिख के अपने को टफ क्वेश्चन अगर रहा तो सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन रहा तो इसी से हो जाएगा, या फिर सिर्फ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हो जाएगा, और जो मिसलिनियस क्वेश्चन रहेगा उसमें ये 2-3 इक्वेशंस लिख के अपने को सॉल्व करना है, दैट्स इट। इसका हम एग्जांपल करके दिखाते हैं, देख पहले तो अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा और टाइम लेके समझते हैं इस चीज को। पी ए क्लियर हो रहा है क्या है, pressure at a point, rho gh, it's like mgh, and this is like half mv square, but it is not exactly a half mv square, it's half rho v square टाइप से है। तो ये बेसिकली इसका एप्लीकेशन हम करके ही समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन स्मॉल थिंग, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट फ्लो, ठीक है, ये क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, लाइक 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं, वॉल्यूम रेट फ्लो का मतलब क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मतलब लाइक 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वी, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम फ्लो रेट, इसी को कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, इसी को कहते हैं जो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता है, एरिया क्या होता है, सॉरी ए क्या होता है एरिया, और ये वी क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ पर यूनिट टाइम, इसका क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम दैट इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो का जो रेट है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज बेसिकली ए इंटू वी, याद रखना है। कभी अगर क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट, तो आपको बेसिकली क्लिक करना चाहिए, क्या निकालना है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए, जिस पॉइंट पे पूछा है वॉल्यूम फ्लो रेट निकालने, ऑफ कोर्स वॉल्यूम फ्लो रेट तो कांस्टेंट आएगा, अरे एवी वॉल्यूम फ्लो रेट एवी होता है ना, तो पूरा पाइप के लिए तो एवी कांस्टेंट होगा ना, आप किसी भी पोर्शन का निकाल सकते हो, मान लो पाइप ऐसे करके है, आपको बोला फाइंड द वॉल्यूम फ्लो रेट, आप यहाँ पे निकाल लो वॉल्यूम फ्लो रेट, या यहाँ पे निकालो या यहाँ पे निकालो, आंसर सेम ही आना है, जहां चाहे लगा सकते हैं, पर वॉल्यूम फ्लो रेट अगर पूछा क्वेश्चन में, उसका मतलब क्या, आपने को क्या चाहिए, किसी भी एक पॉइंट का क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए, और वहां से जो फ्लूइड पास कर रहा है उसका स्पीड पता होना चाहिए, ये दो चीज अगर पता है तो अपना वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा, ये छोटा सा चीज, ठीक है। अब हम लोग इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, देख ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो सपोज ऐसा करके एक कंटेनर है, ठीक है, ओपन, इट इज ओपन, ये कहना बहुत ही जरूरी है दैट इट इज ओपन, क्यों बताता हूं आपको, और यहां भी ओपन, मतलब ये जस्ट एक क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रम है, कोन का कटा हुआ पोर्शन, इट जस्ट लाइक दिस, लाइक उसको क्या बोलते हैं, फनल टाइप का है, फनल टाइप का है, और यहां से मैं पानी डाल रहा हूं, आई एम पोरिंग वाटर एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, वाटर मेंशन कर रहा हूं लिक्विड का नाम, इट इज पोरिंग वाटर, क्योंकि डेंसिटी लगेगा अपने को, so I'm pouring water at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ओपन, दिस हाइट, लेट दिस हाइट बी 1 मीटर, सो यहाँ पे स्पीड दे दिया ना, ये हाइट दे दिया आपको, एरिया दे दिया, यू हैव टू टेल, अब थोड़ा लॉजिकली समझो कि हड़बड़ाओ मत, लॉजिकली समझो, क्या सारा डेटा मेरे को दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड से पानी घुसा रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो दे दिया, इसका मतलब कितना पानी घुसेगा ये तो फिक्स हो गया है, कितना पानी घुसेगा इन डीटी टाइम वो तो फिक्स हो गया है, हाइट भी दे दिया, सारा डेटा दिया हुआ है, यहाँ से कितने स्पीड से निकलेगा ये बताना है, यहाँ से कितने स्पीड से निकलेगा बस अपने को वो बताना है,
उस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ कुछ और थोड़ा फील देता हूँ इस बर्नौलीज थ्योरम का, ताकि आपको थोड़ा यू बिकम अ लिटिल फेमिलियर विद दिस थ्योरम। फेमिलियर तो मतलब इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला ओनली, and by solving numericals only, more and more you'll become familiar. But what I want to tell you is that from an application point of view, आप कुछ कुछ चीज थोड़ा देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करूंगा ही, कुछ कुछ चीज हम नोटिस करते हैं। देखो, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पाइप लाइक दिस, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ पाइप लाइक दिस, और यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे A1 और यहाँ पे A2, यहाँ पे प्रेशर P1 और यहाँ पे प्रेशर P2, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाऊं, ठीक है, लगा रहा हूं, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं प्रेशर क्या लिखूंगा, P1 प्लस रो जी H1, समझ रहे आप। सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, ठीक है, मैं पहले लिख देता हूं, और हाफ रो V1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू व्हाट, P2 प्लस mgh टाइप से है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा है, हाफ रो V2 स्क्वायर है ना, प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, कुछ टाइप से। अब जब भी सेम लेवल पे रहे, ये जो फ्लो हो रहा है लिक्विड जो भी है वो, अगर हम दो क्रॉस सेक्शन एरिया लें विच इज सेम लेवल पे है, अगर सेम लेवल पे है, और जनरली हम जब ये लिखते हैं बर्नौलीज थ्योरम, तो हम मानते हैं इसका यहाँ तक है हाइट, H1 यहाँ लेते हैं, H2 यहाँ पे लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेंटर तक लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ बहुत स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं कि सेंटर तक करके लेना है, ऐसा कुछ वेल डिफाइंड नहीं है, बस ऐसा समझना कि अगर ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, अगर ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो ये रो जी H1 और रो जी H2, H1 और H2 हम सेम ही लेते हैं, एंड वी कैंसिल दीज टू टर्म्स, ठीक है। सो P1 माइनस P2 अगर हम नोटिस करें तो ये क्या आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, पहला चीज अच्छे से नोटिस करो, P1 माइनस P2 इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है, ओके। दूसरा चीज एक ये भी नोटिस करो कि स्पीड कहां पे ज्यादा होना चाहिए, A1 पे कि A2 पे, स्पीड कहां पर ज्यादा होना चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, देख, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये सेकंड इक्वेशन। स्पीड कहां पे ज्यादा होगा, जाहिर सा बात है A1 पे, V1 ज्यादा आएगा, V1 ज्यादा आएगा, राइट, क्योंकि A1 छोटा है तो V1 बड़ा होगा, सर्टेनली V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब अगर इस फैक्ट को यहाँ पे हम पुट करना चाहें, तो P1 माइनस P2, ये बेसिकली चूंकि V1 बड़ा है नेगेटिव आएगा, तो प्रेशर कहाँ का ज्यादा है एक्चुअली में, P2 का प्रेशर ज्यादा है, देयरफॉर P2 इज ग्रेटर देन P1। ये समझ में आ रहा है ना, अभी तक सब कुछ ठीक से, बस फिजिकली समझा रहा हूँ आपको, बस ये कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं बस आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इक्वेशन से फेमिलियर हो सकें, थोड़ा फिजिकली देख सकें, ऐसा है इक्वेशन का कहीं कहीं यूज है, एप्लीकेशन से। बाकी थ्योरी रटने का जरूरत नहीं है आपको, बस समझने के लिए, बस आपके साथ थोड़ा आगे पीछे बस थोड़ा डिस्कशन, जनरल डिस्कशन कर ले रहा हूँ, आप भी देखो ताकि बस। अब P2 ग्रेटर देन P1 आ गया, राइट, P2 ग्रेटर देन P1 आ गया, इसका मतलब पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा रे, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा कि यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, सो जो फ्लो होगा लिक्विड का वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, हमेशा याद रखना, जो मोटा से पतला पोर्शन में जाएगा पानी, पतला से मोटा पोर्शन में नहीं आएगा, क्योंकि पतले पोर्शन पे क्या है, स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने से वहां पे प्रेशर का डिफरेंस ऐसा होता है, तो अपने को समझ में आना है कि हमेशा ये P2 विल बी ग्रेटर, हाँ, देयरफॉर पानी ऐसे करके फ्लो करेगा यहाँ से। खैर ये तो एक बात, तो वो कैसे बता पाए, एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का हमने यूज लिया, जो दूसरा इक्वेशन का यूज लिया वो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये दो इक्वेशन के यूज से हम देख सकते हैं हर एक पॉइंट पे कितना स्पीड होगा, ये बता सकते हैं, और प्रेशर का डिफरेंस भी हम बता सकते हैं बाय यूजिंग दिस बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। सो ये समझ में आया कैसे करके यूज करना है। तो सेम लेवल पे ध्यान देना, अगर हम सेम लेवल का बात करें, एट सेम लेवल P प्लस हाफ रो V स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि रो जी एच तो कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर लिखूंगा ना, तो वो रो जी एच और रो जी एच तो कैंसिल हो जाएगा ना, अगर दो पॉइंट पे मैंने लिखा है ऐसे करके, तो सेम लेवल पे कैंसिल, मतलब P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट होगा। अब जहां पर स्पीड ज्यादा है, इफ स्पीड इज मोर, वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा,
राइट। जहां पे स्पीड ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। स्पीड ज्यादा है मतलब वहां पे एरिया कम। तो एरिया कम, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। ऑफ कोर्स ये सेम लेवल पे वैलिड है, ये ध्यान रखना। जो भी रिजल्ट डिराइव किया गया है वो सेम लेवल के लिए वैलिड है। तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको याद रखना है कि अगर क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऐसा डायग्राम देता है, देखो आपको बोलता है चूज द करेक्ट डायग्राम। 4 डायग्राम देगा, बोलेगा कौन सा डायग्राम दिखने में करेक्ट है, कौन सा डायग्राम दिखने में गलत है, ऐसा करके। हम्म, ये एक पाइप है ऐसा करके, सपोज ये एक पाइप है ऐसा करके, और अब इस पाइप में पानी है, लिक्विड फ्लो कर रहा है बिल्कुल, उसमें कोई डाउट, ऐसा करके लिक्विड इज फ्लोइंग। लिक्विड का फ्लो डायरेक्शन दिखाया नहीं है, इट जस्ट ड्रॉन लाइक दिस। एंड आपको बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन, और चार ऐसा करके 4 फिगर बनाता है, और आपको बस उसमें लिक्विड का लेवल ऐसा करके दिखाता है। एक लेवल ऐसा दिखाएगा, ये एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन में ऐसा करके दिखाएगा, तीसरा ऑप्शन में ऐसा करके दिखाएगा, चौथा ऑप्शन बोलेगा कैन बी डिसाइडेड, ऐसा करके 4 ऑप्शन दिखा देगा। तो मैं इस पाइप का नाम देता हूं ए बी, और मैं ऑप्शन देता हूं लेवल ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन लेवल ऑफ बी, लेवल ऑफ ए विल बी इक्वल टू द लेवल ऑफ बी, लेवल ऑफ ए विल बी लेस देन द लेवल ऑफ बी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यू कैन ट्राई टू थिंक, एक बार सोचो 2 मिनट और फिर देखना। देख, ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको समझना है। सबसे पहले तो हमको एक चीज दिख रहा है कि यहां पर में सेम लेवल का बात है। सेम लेवल का अगर बात है, कोई भी apparatus हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा। इट इज स्पेसिफिकली इस एक apparatus का स्पेसिफिक नाम है, पर अपने को नाम से कोई लेना देना नहीं है, एक जनरल बात करते हैं। ये जो कि सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे तो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीड है, लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऑफ कोर्स लेफ्ट वाला को ये पकड़ना, तो वेलोसिटी एट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। स्पीड एट बी तो बड़ा होगा 100%, वेलोसिटी स्पीड जो भी बोले वो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो यहाँ प्रेशर कम होगा। हम ऐसे प्रेशर देख के नहीं बता सकते। यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, प्रेशर कम है। ओके, प्रेशर कम है मतलब ऑफ कोर्स ऐसे करके फ्लो करेगा। और यहाँ पे अगर प्रेशर कम है, इसको हटाओ, ये लेवल तो मैंने डिसाइड नहीं किया अभी। यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर क्या है, ज्यादा है, राइट। ओके, सो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट बी। अब हमको लेवल डिसाइड करना है, तो ध्यान से देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या था। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जब लिक्विड्स रेस्ट पे रहते थे, तो जब हम हॉरिजॉन्टली मूव कर देते तो प्रेशर चेंज नहीं होता था। हॉरिजॉन्टल अगर जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट होता था, पर वर्टिकल जाने से क्रिएट होता था। डेल्टा पी वर्टिकल आता था रो जी एच, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल अगर डायनामिक्स में बात करेंगे तो ये प्रिंसिपल वैलिड नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि P1 माइनस P2 ड्यू टू वेलोसिटी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है हॉरिजॉन्टली, पर वर्टिकली ये प्रिंसिपल अभी भी फॉलो होगा। वर्टिकल जो हमने हाइड्रोडायनामिक्स में पढ़ा था ना, कि आप ऊपर से अगर वर्टिकली नीचे जाओ तो रो जी एच का इंक्रीमेंट होता है, वो डायनामिक्स में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। पर वो डायनामिक्स में तब एप्लीकेबल है जब लिक्विड ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ये ध्यान रखना। लिक्विड के फ्लो के परपेंडिकुलर अगर आप नीचे जाओगे तो रो जी एच का इंक्रीमेंट होगा। मैं समझाता हूं कैसे। अभी ध्यान रखना, लिक्विड अगर ऐसे करके फ्लो कर रहा है ना, तो ऊपर से हम नीचे आएंगे तो रो जी एच का इंक्रीमेंट ही होगा प्रेशर का, उसमें कोई डाउट का बात है ही नहीं, 100% कोई डाउट नहीं। अगर ऐसे करके लिक्विड फ्लो कर रहा होता, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसा करके सपोज पाइप है और यहां से पानी लीक कर रहा है, तब मत बोल देना कि यहाँ का प्रेशर है सर P1, यहाँ का प्रेशर है P2, सो P2 माइनस P1 इज रो जी एच, नहीं, तब ये गलत है। क्योंकि फ्लो कैसे कर रहा है लिक्विड, ऐसे। तो उसके साथ बर्नौलीज थ्योरम आप ऐसे करके लगा सकते हैं। सबसे पहले बर्नौली लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है, आपको यूज थ्योरम कौन सा करना है, बर्नौलीज थ्योरम ही यूज करना है। उसके हिसाब से आपको प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। P1 P2 माइनस P1 विल नॉट बी रो जी एच इन दिस केस। इस केस में क्यों बोल रहा हूँ ये वाले केस में P1 ये यहाँ का प्रेशर डिफरेंस क्यों रो जी एच होगा। सपोज फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है 1 और ये एक पॉइंट है 2, तो प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1 इज रो जी एच। वाई इज इट सो, क्योंकि लिक्विड फ्लो ऐसे कर रहा है, मैं परपेंडिकुलरली जा रहा हूँ नीचे, तो जब फ्लो कर रहा है और परपेंडिकुलरली आ रहा हूँ तो ये वैलिड है। पर यहाँ पे मैं ऐसे करके परपेंडिकुलरली आ रहा हूँ पर फ्लो भी उसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो ये वैलिड नहीं। बस इतना ही, दिस व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो हियर आई कैन अप्लाई दिस प्रिंसिपल, क्योंकि फ्लो ऐसे कर रहा है और मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखियो आप। नाउ you see,
अच्छा क्वेश्चन पे तो आते हैं हम अभी। ये क्या लिखा हुआ था, ओपन। हाँ, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ प्रेशर अगर ज्यादा है तो जाहिर सा बात है ये जो कॉलम का हाइट है ये ज्यादा होगा, ये कॉलम का हाइट ज्यादा रहा होगा, क्योंकि तभी पी नॉट ऊपर में जो एटमॉस्फेयर है हम क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी से x1, ये हाइट x1 है, और यहां पे क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी x2, और ये हाइट है x2। चूंकि प्रेशर हेड भी कम है, x2 मस्ट बी लेस देन x1, x1 मस्ट बी ग्रेटर देन x2 एक्चुअली, तो ये ज्यादा होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे करके डायरेक्ट डायग्राम पूछता है और दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, और ये वाला फॉर्मूला का ध्यान रखना, लगा सकते हैं हम, क्योंकि फ्लो ऐसे करके कर रहा है लिक्विड, इसीलिए तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे इसका जो लेवल है वो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तभी तो फ्लो करेगा, तो ये ज्यादा लेवल पे है। ठीक है, फ्लो ऐसे कर रहा है ना, यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो ये हाइट ज्यादा, ताकि ये कॉलम का प्रेशर के चलते यहाँ प्रेशर ज्यादा हो। ठीक है, ये एक चीज। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। आई होप अभी तक थोड़ा थोड़ा बर्नौलीज थ्योरम आप लोग को थोड़ा फेमिलियर हुए होंगे आप बर्नौलीज थ्योरम से एंड उसके एप्लीकेशन से। So now let us jump into the numericals which will involve this theorem. तो इसका आंसर क्या था, LA is greater than LB. LA is greater than LB was the answer of this question. ठीक है, चलिए देखिए फटाक से यहाँ पे, दिस इज डायरेक्ट, यहाँ पे हमको डायरेक्ट यूज करना है, सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ का प्रेशर कितना लिखें, हमको आइडिया लग रहा है कि बर्नौलीज थ्योरम लगाना है, तो यहाँ पे प्रेशर कितना लिखें, दिया हुआ है ओपन, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो, रो मैंने 10 to power 3 क्यों लिखा है, क्योंकि वाटर, रो जी एच, एच का वैल्यू कितना, इसको रेफरेंस लेवल ले लेंगे, एच का वैल्यू 1, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दिया है 10, हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पी नॉट। पी नॉट क्यों लिख रहे थे, देखिए ओपन है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वही, ये भी ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, इसके लिए रो जी एच में एच 0 होगा क्योंकि इसी को रेफरेंस लेवल नहीं है, तो मैं लिख नहीं रहा, और हाफ रो वी स्क्वायर, वी स्क्वायर अपने को चाहिए, तो पी नॉट और पी नॉट कैंसिल हो गया, ये रो एक्चुअली हर जगह से कट जाएगा, सो दिस विल बी 10 प्लस 50 equals to 2 into v square, 1 by 2 into v square, so this is 10 plus 100 by 2 रो जी, सही लिखा ना मैंने, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, 50 60 60 120 का रूट अंडर, 120 का रूट अंडर कितना, 24, 4 को अगर निकाल लें तो 30, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा क्या, ठीक है कुछ नहीं निकलेगा, सो v का वैल्यू इज 2√30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड था। तो यहां से मैं ये सिखाना चाह रहा था आपको, ध्यान से देखो, कि जहां भी ओपन सरफेस रहे, यहां से हमने क्या सीखा, जहां भी ओपन सरफेस रहे वहां पे प्रेशर क्या लेना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। वैक्यूम रहे तो पी नॉट को 0 लेना है, अगर वैक्यूम दिया हुआ है तो, एटमॉस्फेयर नहीं दिया हुआ है तो 0 लेना है, पर जनरली रहता है तो अपने को वहां पे पी नॉट ही ले लेना है, और आप भरोसा रखना पी नॉट का या तो डेटा दे देगा या तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट का डेटा या तो दिया हुआ रहेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस हाउ वी अप्लाई सिंपल बर्नौलीज थ्योरम इन दिस पर्टिकुलर केस। सेकंड केस में देखो, सपोज फॉर एग्जांपल, I don't remember the data, okay fine, let me make, सपोज यही वाले केस में मैं आपको कहूं कि ये ऐसा नहीं है, फिर इसको सिलिंड्रिकल लेना पड़ेगा, let us take this is a cylindrical tank नहीं है, this is not a tank exactly, but this is a movable lid, this is a movable lid, ठीक है, ये एक लिड है, मासलेस मूवेबल लिड, इसके ऊपर में मैंने एक भारी सामान रख दिया विच इज ऑफ मास से 20 kg का इसका मास है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, छोटा सा एक, और इसको ओरिफिस कहते हैं,
ऑरिफिस का मतलब छोटा सा वहां पे छेद है ऐसा करके बनाया हुआ है, स्मॉल ऑरिफिस, और ऐसा करके गिर रहा है ये। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इट्स वाटर इज फिल्ड हेयर, एंड दिस इज 20 kg विच इज केप्ट एंड दिस इज मासलेस। नेचुरली ये गिरेगा ऐसे करके, खाली होगा क्योंकि ऑरिफिस है, तो यहाँ से तो पानी टपकेगा ही, पानी भी टपकेगा, और ऊपर से यहाँ पे जो मास रखा हुआ है वो थोड़ा एक फोर्स भी लगाएगा, तो और जल्दी जल्दी निकलेगा यहाँ से। आपको बताना है कि जब ये हाइट सपोज 1 मीटर, बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है, जब ये हाइट 1 मीटर होगा तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देना पड़ेगा। तो लेट अस से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 cm², और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10, नहीं इसका 5 मीटर², ठीक है 5 मीटर² है, और ये 2 cm² का इसका एरिया है। सो फाइंड द वेलोसिटी एट ऑरिफिस व्हेन दिस हाइट 1 मीटर बचा हुआ है, ठीक है, जब इसका हाइट 1 मीटर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा, जब इसका हाइट 1 मीटर है तो आपको यहाँ पे स्पीड बताना है कितना होगा। ठीक है, चलो फटाक से देख लेते हैं कैसे करके निकाले हम। तो हम क्या करेंगे, अपने को पता है बर्नौलीज थ्योरम का यूज करना है, तो बर्नौलीज थ्योरम जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, पी नॉट। अगर आप ध्यान से देखो, इस जो ये लिड है इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, पी नॉट का प्रेशर लग रहा है, और ये जो चीज है यहाँ पे रखा हुआ ये भी प्रेशर लगा रहा है। वो कितना प्रेशर लगा रहा है, अपना खुद का मास बाई, मतलब अपना खुद का जो उसका वेट है बाई दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रेशर। अब अरे अपने को जब लिखना है बर्नौलीज थ्योरम तो यहाँ पे प्रेशर चाहिए ना, अरे प्रेशर कितना लग रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस mg, उसे जो mg है बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है अपने को शायद 5 मीटर², ये यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, ऑन दिस सरफेस प्रेशर अभी इतना है, दिस इज द प्रेशर प्लस रो जी एच। चलो मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, सॉल्व आप करना, रो इंटू जी इंटू एच प्लस हाफ रो v², ऑफ कोर्स, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ का प्रेशर कितना होगा, ये ओपन है, अगर ध्यान से देखो यहाँ से पानी गिर रहा है, ओपन है इसका मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, दिस इज पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब एच को यहाँ इसी को रेफरेंस लेवल लेना तो रो जी एच 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हाफ रो v², ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो क्या क्या अननोन है, देख पी नॉट तो कट जा रहा है, तो जो अननोन टर्म बचा, रो अपने को रो पता है, ये वाटर का डेंसिटी है, और वैसे भी रो भी कट ही रहा है, नहीं रो नहीं कट रही, mg/a है यहाँ पे, तो रो कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज है अपने को जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे दो वेरिएबल है v1 और v2, तो एक दूसरा इक्वेशन चाहिए, वो होगा किसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, a1 इंटू v1 5 मीटर/सेकंड² इंटू v1, दिस शुड बी इक्वल टू a2 इंटू v2, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू v2, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू v2। तो अगर ध्यान से देखें तो v2 कितना आ रहा है रे, 5/2 इंटू 10⁻⁴, v2 कितना आ रहा है, 5/2 इंटू 10⁻⁴ v1। तो ध्यान से देखो v1 काफी छोटा आ रहा है इन कंपैरिजन टू v2, v1 बहुत ही ज्यादा छोटा आ जा रहा है इन कंपैरिजन टू v2। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको v1 और v2 अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन इक्वल है, राइट, ये एक ही इक्वेशन है, कंफ्यूज नहीं होना, हालांकि मैंने नीचे करके लिखा है पर ये एक ही इक्वेशन है। तो इस केस में हाफ रो देखो, mg/a एक तरफ है, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, प्लस पूरा कर ही देता हूँ, ले मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, 200 बटे एरिया दिया हुआ है 5, तो 200 बटे 5 कितना होता है 40, तो ये आ गया 40 प्लस ये 1000 इंटू 10, 1000 kg/m³ इंटू 10 इज 10,000, राइट, एंड दिस इज हाफ रो v1² ज्यादा होगा, राइट, हाँ v1² ज्यादा होगा, और उस तरफ अगर मैं भेज दूं हाफ रो v2² माइनस v1², नहीं v2² ज्यादा था, हाफ रो v2² माइनस v1² जब लिखेंगे तो v1² काफी छोटा आएगा, अगर ध्यान से देखो v1² इन कंपैरिजन टू v2 इज वेरी स्मॉल, वी कैन नेग्लेक्ट दिस थिंग ऑल टुगेदर, तो दिस इज 10, अच्छा ये कितना है mg है ना, मास उसका 20 kg ना, 200 बटे 5,
अच्छा काफी बड़ा एरिया ले लिया मैंने, 2.5 40, ठीक है। सो 10040 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 10,000 का रूट अंडर इज बेसिकली V2, दैट्स इट। सो वट एवर दिस विल कम दैट इज द आंसर। यहाँ V2 से उतना ही स्पीड से निकलेगा पानी। तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया, करना क्या था यहाँ, ये वाला क्वेश्चन से मैं ये कंसेप्ट सिखाना चाहता था कि जब भी कोई मास रख दिया जाए ऊपर में तो पी नॉट तो प्रेशर लगाएगा ही, साथ ही साथ ये भी अपना अलग से प्रेशर लगाता है, एंड दैट इज उसका वेट बाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। सो ये क्वेश्चन हो गया। चल एक दो तीसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। अब से फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा करके सिलेंडर है अगेन, बट ऊपर से अब क्लोज्ड है। ये जो लिड था मूवेबल लिड था, ऐसा करके जा रहा था, ठीक है। बट मैं आपको कह रहा हूं दिस इज क्लोज नहीं है, दिस इज फिक्स्ड एंड क्लोज्ड एंड, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज क्लोज्ड एंड, ठीक है। यहां पे छेद बनाया हुआ है और इनिशियली यहां तक पानी है, इनिशियली यहां तक पानी है, ठीक है। अगेन डेटा हम सेम ले लेते हैं, इसका एरिया को पकड़ लेते हैं हम 5 मीटर स्क्वायर, या हाइट को ले लेते हैं 1 मीटर, डेंसिटी वेंसिटी दिया हुआ है आपको। यहाँ पे सपोज उस समय आपको स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, क्या कितना स्पीड दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड नहीं दिया है, बोला कैसा निकलता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, वो एरिया करके निकालना पड़ेगा अपने को। तो ये V1 V2 में नहीं दे रहा आपको, वो दोनों ही निकालना है। एंड यहाँ पर मैं बस एरिया देना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे हमने ले लेना है फिर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं निकालने का यहाँ से कि स्पीड कितना होगा इसका जब ये निकल रहा है, ठीक है। एक बार ट्राई करो खुद से, यहाँ पे कितने स्पीड से निकलेगा। A1 V1 इक्वल्स टू A2 इंटू V2। वो एक इक्वेशन है ना, और दूसरा बर्नौली से मारना है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए निकालने का ये वाला। चलो देखो फटाक से, जब ये वाला हम इक्वेशन निकालने का ट्राई करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ये काम करो, थोड़ा सा ही गंदा आ जा रहा है, एक काम करो इसका डेटा चेंज करो, एरिया को 5 मीटर स्क्वायर मत लो वरना जान निकल जाएगा, इसको ले लो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो एरिया है इसको ले लो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालते हैं, एक प्रॉपर रिजल्ट आएगा, ढंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। चल सबसे पहले एक बात बताओ, ये फिक्स्ड एंड क्लोज्ड एंड है ना, और यहाँ से इतना पानी है, यहाँ पे वैक्यूम है, कुछ मेंशन नहीं किया है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे वैक्यूम है। एक बार फिर से ट्राई कर लें अगर ट्राई नहीं किया अभी तक तो, और तब निकालें, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे बर्नौली थ्योरम और यहाँ मारेंगे, तो यहाँ जब मारेंगे तो पी नॉट कितना है, वो वैक्यूम है तो वहाँ पे प्रेशर है 0, 0 प्लस, अच्छा रो जी एच कितना, रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रेशर कितना, वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्योंकि पानी गिरेगा ही नहीं, उसको बंद करेंगे तब तो सब बंद ही हो गया, फिर खेला ही खत्म, ये खुला हुआ है। तो पी नॉट यहाँ पर मैं ओपन है, ठीक है, 0 प्लस पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर है पी नॉट, ऑल राइट, प्लस रो जी एच 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ हाफ रो V2 स्क्वायर, या दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, या एंड द सेकंड इक्वेशन क्या है, A1 V1 should be equal to A2 V2. So this is the relation. So if I put the values, this is 10 to the power 4 plus, ये 1000 है, rho is 1000, so I'll write 500 V1 square, अपने को V2 square चाहिए actually, so I'm just writing little bit here, 10 to power 5 plus 500 V2 square, तो V1 square को change कर देंगे अगर, 10 का power 4 plus 500, what is V1 square, V2 का square by what is this 10, V2 का square by 100, this is equals to 10 का power 5 plus 500 V2 का square. If you carefully solve it, you will see, अगर इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 10 का power 4 minus 10 का power 5 equals to
495 V2 स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो V2 आ जा रहा है नेगेटिव, V2 का वैल्यू यहाँ से नेगेटिव आ रहा है। इसका क्या मतलब है? पानी घुस जाएगा क्या अंदर वापस? इसका मतलब है कि पानी यहाँ से लीक नहीं करेगा। वाटर वोंट लीक आउट, वाटर वोंट लीक आउट। एक्चुअली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है यहाँ पे P नॉट इनटू दिस स्मॉल एरिया, ये इसके वेट को बैलेंस कर ले रहा है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है इनटू दिस एरिया दैट हैज अ सफिशिएंट कैपेसिटी टू बैलेंस इट्स वेट। एक बार देख लेते हैं, देख कितना लग रहा है प्रेशर रे, 10 का पावर 5 अप्रोक्सीमेटली इनटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं इतना ही मैं रहने दे रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर में रहने दे रहा हूँ। दिस इज नॉट इन एसआई यूनिट बट लेट अस कीप इट लाइक दिस। इसका मास कितना लिखेंगे? रो जी एच। इसका एक्चुअली एरिया इनटू हाइट चाहिए होगा, उसका वेट लिखना है मेरे को। वेट लिखने के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, इनटू हाइट विच इज इन 1 मीटर। तो ध्यान से देखो, जो एटमॉस्फेरिक, ये इक्वल नहीं है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 10 का पावर 5 इंटू 5, राइट। अगर आप ध्यान से देखो कौन सा ज्यादा है, ये ज्यादा है। 10 का पावर 5 है ना, 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर 4 है, 5 इंटू 10 का पावर 5 है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी ज्यादा है। इसका मतलब एक्चुअली अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो निकलेगा ही नहीं, कभी निकलने का सवाल ही नहीं। इनफैक्ट वापस घुसा देगा मार के अंदर में। तो इसीलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, वापस अंदर घुसा देगा। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप ऐसे करके रखेंगे, आप अगर वैक्यूम क्रिएट किया है आपने, तो अंदर घुस जाएगा वो पानी वापस, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको मार के अंदर घुसा देगा। इसको अगर आपको, आई जस्ट डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू, यू मस्ट हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन योर चाइल्डहुड। नहीं किया, पता नहीं किया कि नहीं किया। अगर यहाँ पे आप एक पेपर लगा दो या कुछ कार्डबोर्ड लगा लो तो पानी नहीं गिरता। यू हैव सीन दिस एक्सपेरिमेंट। ऐसा करके सपोज एक ग्लास है और यहाँ पे अगर आप ये लगाएंगे ना कार्डबोर्ड, तो पानी नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि वही यही प्रिंसिपल ही है कि यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना, ये इसके वेट को बैलेंस कर लेता है। सो देयरफॉर यहाँ जो लग रहा है और यहाँ जो लग रहा है, दे गेट बैलेंस्ड। और ऑफ कोर्स ये पानी का ये सरफेस है तो तोड़ के घुस नहीं जाता है कार्डबोर्ड उसमें। ऐसा नहीं कि सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि तोड़ के घुस ही गया उसमें, ऐसा नहीं होता। वो रेस्ट पे रह सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो बर्नौलीज थ्योरम से दिख रहा है कि ये नेगेटिव आया, और दूसरा साफ साफ अपने को पता पड़ रहा है कि वो वहां पे क्या हो जाता है, काफी ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, ठीक है। सो नाउ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दिस वन पर्टिकुलर थिंग, आई विल डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट फॉर यू। ध्यान से देखना ये चीज। सो दिस इज अ ग्लास दैट आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई विल फिल इट विद वाटर up to the brim. There should not be any gap actually. अगर थोड़ा भी गैप रहेगा तो वहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा, एयर आएगा, एंड इट विल फॉल डाउन। सो yeah, so I have filled this up to the brim, if you can see carefully, and I'm placing this thing over it. ठीक है, ऊपर लगा दिया। फेविकॉल नहीं लगाए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, देयर इज नो फेविकॉल एंड देयर इज नो ग्लू। सो होपफुली अगर I have done the experiment properly, mostly I have the water should be up to the brim. थोड़ा सा up to the brim नहीं है, बट मे भी काम कर जाए। So, अगर यहाँ पे ऐसे करके पूरा अच्छे से ढक दें, इसको अच्छे से अगर टाइट करके मैं पकड़ूं, ठीक है, और अगर मैं इसको उल्टा करूं, and then if I release it, it should not fall. So I have not applied anything, मतलब फेविकॉल विकॉल नहीं लगाया, भरोसा कर सकते हैं आप। So it has not fallen down, you can see. So this is a small experiment which goes to show that the atmospheric pressure is quite powerful and it can balance the upward forces. The weight of that liquid को balance कर सकता है। Now let us proceed ahead. So this was the basic applications and principles of Bernoulli's theorem. ये बहुत basics था. Now let us go into little more depth of the applications of Bernoulli's theorem. Yeah. Now अब ध्यान से देखो, मान लो फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा सा मैं फास्ट कर दूंगा लेक्चर को। आई होप अब तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो नाउ से फॉर एग्जांपल देयर इज अ टैंक लाइक दिस, और यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा इसको ऑरिफिस बनाया गया है। ऑरिफिस का मतलब
एक बहुत ही स्मॉल होल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑरिफिस. या नाउ दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज a मीटर स्क्वायर एंड दिस वन इज स्मॉल a. ठीक है, एंड लेट अस कीप दिस थिंग ओपन. दिस थिंग इज ओपन एट द टॉप. ठीक है, इट इज ओपन एंड यहाँ भी ओपन है. ऊपर बर्नौली थ्योरम मारते हैं और नीचे मारते हैं तो क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच व्हेन दिस हाइट इज एच इंस्टेंटेनियसली. हर एक चीज को ढंग से समझना. इंस्टेंटेनियसली व्हेन दिस हाइट इज एच, आई एम अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम. सो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो यहाँ का v1 स्क्वायर. ठीक है ना, यहाँ का v1 स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे जब लगाएंगे तो क्या आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, पी नॉट प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर. ये पहला इक्वेशन. दूसरा इक्वेशन लिखेंगे a1 v1 इक्वल्स टू a v2. a1 v1 नहीं लिखेंगे, a v1 इक्वल्स टू a v2. दूसरा फटाक से अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आएगा, अपने को यहाँ पे स्पीड चाहिए बेसिकली. आई वांट दिस v2, एक जनरल एक्सप्रेशन आई वांट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस मच. तो रो जी एच इक्वल्स टू, ये हाफ रो है ना, अच्छा देख रो 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 भी कट जा रहा है हर जगह से एक्चुअली. सो दिस जी एच इक्वल्स टू हाफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. v2 square minus v1 square, this is v2 square minus what is v1, a square v2 square by a square. yeah, so therefore what is the value of v2, अगर आप ध्यान से देखें the value of v2 is root over 2gh by 1 minus a square upon a square. ये रिजल्ट आपको याद रखना है, you have to remember this result. ठीक है, कि यहाँ पे जो स्पीड होगा वो क्या होगा, रूट अंडर 2gh. ये क्या है, दिस इज बेसिकली फ्री फॉल वाला स्पीड. फ्री फॉल में अगर एक h हाइट से एक बॉल को यहाँ से गिराते थे तो यहाँ पे गिरते टाइम जब यहाँ पहुंचता था उसका स्पीड कितना हो जाता था, रूट अंडर 2gh मीटर पर सेकेंड. ये वही एग्जैक्टली रूट अंडर 2gh है कि अगर h हाइट पे, h हाइट तक टैंक भरा हुआ है तो जो बॉटम में अगर ऑरिफिस बनाएंगे तो वहां जो निकलेगा पानी उसका स्पीड क्या होगा, रूट अंडर 2gh बाई 1 माइनस ये v2 कहाँ का स्पीड है, छोटे वाले का. ये v2 किसका स्पीड है, छोटे वाले का. तो 1 माइनस एरिया, और एरिया का स्क्वायर किसका, छोटे वाले का. जब अगर छोटा वाले का स्पीड निकालना है तो छोटा एरिया ऊपर में रहेगा. ठीक है, इसी को जब आप इसमें पुट कर देंगे v2 को और यू वांट टू फाइंड आउट v1, यू विल गेट v1 इज एग्जैक्टली सेम. यू विल गेट v1 इज रूट अंडर 2gh और नीचे में गेस कर सकते हैं क्या आएगा, नीचे में आएगा देख v1 किसका स्पीड है, बड़ा वाला का. v1 किसका स्पीड है, बड़ा वाला का. तो ऊपर में एरिया किसका रहना चाहिए, बड़ा वाला का. पर अगर ऊपर में आप बड़ा वाला का एरिया रखेंगे ना तो बड़ा वाला बाई छोटा वाला 1 से बड़ा आएगा और 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव हो जाएगा. इसीलिए इक्वेशन थोड़ा एडजस्ट करना है बस. ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज वैलिड है. ठीक है, बाकी सब कुछ वैलिड है. सो देयरफॉर आपको ध्यान रखना, जब बड़ा वाला का स्पीड चाहिए तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2gh जो फ्री फॉल का अपना स्पीड होता है बाई ये किसका है, ये जिसका भी है. अगर बड़ा, ये बड़ा सरफेस एरिया है तो बड़े सरफेस एरिया का एरिया ऊपर में लिखना है, नीचे में छोटे वाले का -1. और अगर छोटे वाले का चाहिए तो 1 माइनस छोटा वाला बाई बड़ा वाला, ताकि ये पॉजिटिव रहे. ऐसे करके अपने को स्पीड का आइडिया लगना चाहिए. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन a, अगर ये a बहुत ही छोटा है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर बाई a स्क्वायर को ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं. a स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, जीरो. देयरफॉर जो स्पीड ऑफ द ऑरिफिस आएगा वो आएगा रूट अंडर 2gh. ये एग्जैक्टली इट्स लाइक फ्री फॉल ओनली, इट इज एग्जैक्टली लाइक फ्री फॉल ओनली. इसका अगर छोटे सा कुछ कुछ एप्लीकेशन में आपको दिखाऊं या एग्जांपल्स दिखाऊं तो देखो, से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, एक चीज और ध्यान देना रे, ये रूट अंडर 2gh में h कहां से लिए हैं, नीचे से लिए ऊपर से लिए, h ऊपर से लिए. देख h ऊपर से लेते हैं. ठीक है, जब ये इसका हाइट h है तब यहां पे स्पीड है रूट अंडर 2gh. जब ये हाइट h बाई 2 हो जाएगा तो इसका स्पीड होगा रूट 2gh बाई 2. जब ये हाइट 0 हो जाएगा, मतलब पानी यहाँ पे आ गया, खत्म ही हो गया पूरा, तो स्पीड हो जाएगा 0. ठीक है, तो वो h कहां से है, ऊपर से मेजर करना.
मतलब हाइट बेसिकली जितना है वो ध्यान रखना, ठीक है। पर अगर यही ऑरिफिस में यहाँ पे बना देता ना, अगर ऑरिफिस में यहाँ पे बनाता, सपोज ये एच हाइट का है, कैपिटल एच हाइट का है, ये कैपिटल एच हाइट का है, ठीक है, और अगर मैंने ऑरिफिस यहाँ पे बनाया तो मैं यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लगाऊंगा और यहाँ थ्योरम अगर लगा दूंगा, ये दो अगर लाइंस में थ्योरम लगाऊंगा तो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आएगा मेरा, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं। आप ट्राई करके देख लो, पी नॉट प्लस रो जी एच, मान लो एच हाइट, कैपिटल एच इसका टोटल हाइट है और स्मॉल हाइट एच मैंने ऑरिफिस बनाया, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, कहाँ का, यहाँ करे, पी नॉट प्लस रो जी एच हाफ रो वी वन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, सेम डेरिवेशन आएगा, वी टू का वैल्यू यहाँ पे वो आएगा। और अगर ए बहुत छोटा है ए से, तो ऑरिफिस जो स्पीड निकलेगा ना यहाँ से, पानी जिस स्पीड से निकल रहा है वो कितना स्पीड आएगा, इसका निकलने का स्पीड आएगा रूट अंडर टू जी एच, वेर एच क्या है, ये नहीं है एच, ध्यान रखियो, समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑरिफिस को मैंने रेफरेंस लेवल लिया है रे, तो ऑरिफिस के लेवल से जितना ऊपर पानी है, ऑरिफिस जो जो लेवल मैंने पकड़ा है उससे जितना ऊपर पानी है, ये वो एच है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग, वो एच का बस ध्यान रखना, कहीं से मत ले लेना। एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड फ्रॉम ऑरिफिस, बेसिकली वो है, ठीक है ना। सिंपल सा एग्जांपल, अगर हाइट मैं यहाँ पे आपको दे दूं 80 मीटर, काफी बड़ा दे दिया, ठीक, छोड़ो हटाओ, और यहाँ पे एच का वैल्यू दे दिया 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर, फाइंड द स्पीड जिससे यहाँ निकलेगा, रेंज दे देता, स्पीड दे देता, काफी कुछ पूछ सकता था आपसे, मैं उतना क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन लाइव क्लास में करेंगे, मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी फटाफट आपको, तो ध्यान से देखो, रूट अंडर टू जी एच स्पीड डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, रूट अंडर 20 इंटू 0.1, मतलब रूट अंडर 2 मीटर पर सेकंड से वहां से पानी निकलेगा, सिंपल, खत्म, और ज्यादा इसे पैपा नहीं करेंगे। देख, तो मान लो हाइट है अपना h, रिजल्ट में फोकस करते हैं, और यहाँ पे हाइट है h, ओके। अगर हम बात करें रेंज का, कितना रेंज पे गिर रहा है वो लिक्विड, तो रेंज क्या होता है, यहाँ से जिस स्पीड से निकल रहा है, रूट अंडर टू जी एच इंटू द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रूट अंडर टू ये हाइट बाई जी, या ये वाला हाइट है h माइनस एच बाई जी, इनिशियल इसके अलॉन्ग तो स्पीड जीरो है, तो रूट अंडर टू एच बाई जी लगा सकते हैं, राइट। So therefore speed that is root under 2gh multiplied by this time, ये कितना आ रहा है देखो, 2 root under h into h minus h, so this is the range, this is the range of the liquid, range बोले तो ये वाला पोर्शन, इतना जाके दूर वो लिक्विड गिरेगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, ये पहला चीज था जो मैं बताना चाह रहा था, दूसरा चीज, रिप्लेस h बाई h माइनस h, इस इक्वेशन में अगर आप h को h माइनस h से रिप्लेस कर दो तो रेंज कितना आएगा रे, 2 रूट अंडर h के बदले डाल दिया h माइनस h प्लस h हो जाएगा, ये तो जो रेंज आएगा वो क्या आ रहा है, 2 h माइनस h इंटू एच, क्या ये सेम बात हो गया, ये सेम बात हो गया, देयरफॉर फॉर टू हाइट्स, देयरफॉर मतलब कैसे समझाऊं, इस पूरे हाइट में दो जगह अगर आप ऑरिफिस बनाओगे तो वो दोनों से स्पीड सेम ही आएगा, हाँ सही तो लिखा था, फॉर टू हाइट्स, for orifice at two heights, speed of liquid coming out will be same, वो दो हाइट के लिए जो लिक्विड बाहर आ रहा है ना वो सेम होगा दो हाइट्स के लिए, तो एक हाइट क्या होगा h, अगर एक हाइट h है, मैं बोला दूसरा हाइट कौन सा होगा जहां पे इसी स्पीड से पानी निकलेगा, तो वो होगा कैपिटल H माइनस h, समझ पा रहे हो तुम लोग, दिखाता हूं एग्जांपल से, रुक, मान लो ऐसा करके मैंने एक टैंक बनाया, ठीक है, और इस टैंक का जो हाइट है वो है पूरा 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ऑरिफिस बनाया 20 सेंटीमीटर पे, मैंने कहा यहाँ से जो भी लिक्विड निकलेगा, सपोज ये पूरा भरा हुआ है, अभी 100 सेंटीमीटर पे लेवल है पानी का, पूरा भरा हुआ है चाहे नहीं भरा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल है अभी, मैं पूछ रहा हूँ एक और किस जगह हम ऑरिफिस बनाएं, एक और किस जगह ऑरिफिस बनाएं कि यहाँ से जिस स्पीड से निकल रहा है उसी स्पीड से यहाँ से भी निकले, ओ सॉरी, उसी स्पीड से नहीं, उसका रेंज सेम हो, रिप्लेस h बाई h माइनस h किया ना, फॉर ऑरिफिस एट टू हाइट्स, स्पीड ऑफ लिक्विड नहीं, रेंज ऑफ लिक्विड,
रेंज ऑफ लिक्विड कमिंग आउट विल बी सेम। ये रेंज का बात कर रहे हैं ना, एच को अगर एच माइनस एच से हम रिप्लेस किए हैं तो रेंज सेम आएगा। इसका मतलब एक अगर 20 सेंटीमीटर पे बनाए हैं तो दूसरा कहाँ बनाना चाहिए मेरे को, एच माइनस एच पे, 100 माइनस 20, 80 सेंटीमीटर पे, ऊपर से 80 लेंगे रे, यहाँ पे बनाएंगे। तो एक तो यहां से ऐसा करके दिखेगा रेंज, और दूसरा ऐसा यहां से करके दिखेगा, ऐसे दोनों का सेम होगा। अगर और भी देसी स्टाइल में बोले तो अगर ऊपर से 20 होना चाहिए तो नीचे से भी 20 होना चाहिए। ये दो लोकेशन से रेंज सेम आएगा आपका लिक्विड का। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं ऐसा, ठीक है। देखना यहां से अगर हाइट h है ना रे, और दूसरा हाइट क्या बोलता है, h माइनस एच, तो यहां से h माइनस एच लेना है, मतलब नीचे से h लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ऊपर से अगर h बनाए, नीचे से h बना दो, वो दोनों का रेंज सेम ही होगा, ठीक है। तो ये पहला चीज। और एक एग्जांपल देख लो, सिंपल सा, आपको बस डेटा बताना है और क्या। से फॉर एग्जांपल मैं इसका हाइट लेता हूँ 110 सेंटीमीटर का, और मैं छेदा बनाया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर का, तो दूसरा मैं छेद कहाँ पे बनाऊं कि इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेंज सेम हो। यहां से तो ये गिर रहा है, वो जहां भी गिरेगा जो भी रेंज होगा, दूसरा छेद कहाँ बनाऊं कि रेंज सेम हो जाए। ऊपर से 40 क्या है ना, अब नीचे से 40 करना पड़ेगा। तो नीचे से अगर मैं 40 पे, इस इंस्टेंट पे ऊपर से 40, ये जो रेंज आ रहा है वही यहाँ से भी रेंज आएगा। समझ में आ रहा है? इसका स्पीड ज्यादा है, तो जो भी होगा इट विल समहाउ मैनेज टू हैव द सेम रेंज। तो दोनों सेम रेंज पे गिरेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये दूसरा चीज। पहला चीज था रूट अंडर 2g स्पीड पता चल गया ना, वेयर h इज द हाइट ऑफ द वाटर लेवल, आई मीन वाटर लेवल फ्रॉम द ओरिफिस। दूसरा चीज, अगर आप रेंज का बात करें तो ओरिफिस दो लेवल बना सकते हैं आप, जहां पे सेम रेंज होगा उसका। इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ है जो मैं अभी ही बता देता हूँ। एक तो टाइम हो गया, टाइम बाद में करा देता हूँ, ठीक है। नहीं, सब सीक्वेंस में ही चलते हैं। एक और चीज़ ध्यान से देखो ना, अगर नीचे ओरिफिस बनाते जैसा वो क्वेश्चन में ही कराए थे, तो भी आई होप आपको क्लियर होगा कि ये हाइट है h, तो यहाँ से कितनी स्पीड से निकलेगा रे, डायरेक्ट बोलेंगे रूट अंडर 2gh। पर ध्यान रखना, ये यूज करते टाइम देयर वाज एन अप्रोक्सीमेशन। वो अप्रोक्सीमेशन क्या था कि a वाज वेरी वेरी लेस देन a, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, हालांकि अगर डेटा दिया तो भी जरूरी नहीं कि आप पूरा घसो कैलकुलेशन वाइज। अगर डेटा दे के भी रखा है और अगर ये काफी कम है इस कैपिटल ए से, सपोज ये दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये दे दिया 1 मीटर स्क्वायर भी, 1 मीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के कंपैरिजन, आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपका कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा और डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रूट अंडर 2gh वाला ये पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, क्वेश्चन ये फोर्थ पॉइंट है, कितने हाइट पे ऑरिफिस रहे, एट व्हाट हाइट शुड ऑरिफिस बी फॉर मैक्स रेंज। सो मैक्स रेंज के लिए ऑरिफिस का हाइट क्या रहना चाहिए, तो दिस शुड बी मैक्सिमम h इंटू एच माइनस एच, रेंज यही है। सो दिस शुड बी मैक्सिमम। इसका मतलब h वेरिएबल है, सो डी आर बाई डी एच शुड बी 0। इसका मतलब बेसिकली ये मैक्सिमाइज करने के लिए दिस शुड बी मैक्सिमा, इसको h के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आएगा, देख h माइनस एच स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2h, उसको 0 से अगर इक्वेट करेंगे h का वैल्यू आएगा h बाई 2। इसका मतलब हाइट अगर h बाई 2 पे है तो रेंज क्या होगा, रेंज विल बी मैक्सिमम, ठीक है। मतलब ये जो वेसल है ना, इसके सेंटर पे अगर आप ऑरिफिस बनाएंगे तो उसका रेंज विल बी मैक्सिमा। सपोज यहाँ पे 100, क्या था ये 120 था क्या, चलो 120 सेंटीमीटर पे है, सपोज ये 40 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो डायग्राम कुछ ऐसा है। सेंटर में अगर छेद कर देते ना 60 सेंटीमीटर पे, तो इस मोमेंट पे ऐसा आता डायग्राम, दिस डायग्राम वाज वैलिड, ये डायग्राम करेक्ट, क्योंकि सेंटर पे किया ना, इसका मैक्सिमम रेंज होगा। तो ध्यान से समझो, जब हम नीचे जाते हैं तो रेंज बढ़ता है। हो सकता है वो ग्राफ बनाना दे दे, इसका कोई ठीक नहीं है, हो सकता है ग्राफ बनाना दे दे, ग्राफ बना लेना इसका, रेंज विथ एच, ठीक है। पर एसेंशियली ध्यान दो, अगर आप उस ग्राफ का नेचर देखोगे तो नीचे जाने से बढ़ रहा है, यहां तक क्या हुआ, मैक्सिमम पहुंचा, और फिर यहां से डिक्रीज करेगा रेंज, ठीक है ना, नीचे तक फिर से डिक्रीज करेगा रेंज। सो लाइक दैट, सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स ऑफ ORFS थ्योरी। सम मोर थिंग्स आर देयर, आई विल टेल यू। अब आप हेडिंग डालिए, टाइम फॉर द टैंक टू बिकम एम्प्टी। अगर एक ऑरिफिस बनाए हैं, सर्टेनली द पानी तो खाली हो जाएगा अगर लीकेज है उसमें, तो सो उसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। बहुत ही सिंपल है और कंसेप्चुअल है, ध्यान से देखो। से फॉर एग्जांपल ऐसा करके अपना टैंक है, ये कौन सा नंबर पॉइंट है मैं भूल गया। से फॉर एग्जांपल देयर इज अ टैंक लाइक दिस,
और यहाँ से पानी लीक हो रहा है विद स्पीड ऑफ v2 एंड इसका क्रॉस सेक्शन है a, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल A and here the speed is v1, okay, this much, and I have to tell the time which is required to empty the tank. ठीक है, इनिशियल हाइट आपको दिया होना चाहिए, इनिशियल हाइट है सपोज कैपिटल H, और अब बोला फाइंड द टाइम टू वेकेट टैंक टू गेट कंप्लीटली एम्प्टी। तो हम क्या करते हैं, लेट अस गो टू अ रैंडम हाइट H, लेट अस गो टू अ रैंडम हाइट H एंड राइट दिस इक्वेशन कि a1 v2, a1 नहीं, av2 should be equal to av1, राइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब v1 क्या है रे, ये एट दिस मोमेंट लेट दिस बी v1, ठीक है। तो अगर मैं v1 लिखूं, v1 क्या आएगा, a बाई a v2। अब v2 का स्पीड कितना लिख सकते हैं हम, रूट अंडर 2gh, v2 कितना है, और इफ इसका छेद हमने छोटा ही माना है तो मान लेते हैं रूट अंडर 2gh से निकल रहा है, और v1 इस लेवल का स्पीड है, किस लेवल से ये नीचे गिर रहा है, तो v1 को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस dh बाई dt। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, रिमेंबर दिस फॉर्मेट। देख माइनस क्यों लगाए हम, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, a बाई a इंटू रूट 2gh इज पॉजिटिव, पर dh अगर ध्यान दो, dh पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देख h कहां से लिए हैं, यहां से लिए हैं h, तो dh का क्या मतलब है, h फाइनल माइनस h इनिशियल। h फाइनल क्या होगा, कुछ तो छोटा ही रहेगा ना, तो h फाइनल माइनस h इनिशियल नेगेटिव आ जाएगा, तो dh इज नेगेटिव, dh इज नेगेटिव, तो dt इज पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, पर ये तो पॉजिटिव था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा। आप फिजिक्स में ध्यान रखना कि अगर कोई भी चीज घट रहा होता है तो उसके पीछे एक माइनस लगाते हैं। ऑफ कोर्स चेक कर लेना, राइट साइड वालों को पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा करते हैं। याद होगा, अगर आपने बल्क मॉडुलस के टाइम भी ये चीज किया था, मैंने बल्क मॉडुलस किया था dp बाई dv बाई v, अब इसको पॉजिटिव रखना था, पर अपने को पता था dp नेगेटिव है तो माइनस लगाते थे ताकि पॉजिटिव रहे। dp तो पॉजिटिव होता ही था नीचे जाने से, नीचे जाने से तो प्रेशर बढ़ता ही था, पर dv घट जाता था, इसको पॉजिटिव रखने के लिए, तो dv नेगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस लगाते थे। सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, माइनस डी एच लगा दिए वहां पे, ठीक है। चलिए, सो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है बिल्कुल, कैसे करके ये कंसेप्ट आया, बाकी सब कुछ फटाफट कैलकुलेशन है। देखो अब हम क्या करते हैं, लिखते हैं माइनस दिस मच बाय दिस मच इक्वल्स टू a बाई a रूट अंडर 2g dt, उसको उधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिया, थोड़ा थोड़ा एक्सचेंज कर लिया। अच्छा आप ध्यान से देखना, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हाइट कितना है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हाइट है कैपिटल H, एम्प्टी पूछ रहा हूँ, खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, सपोज टाइम खत्म करने में लगा, हाइट कितना हो जाएगा 0। अब देखो ये h का पावर माइनस 1/2 है, तो माइनस 2 रूट h h0, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 2 रूट अंडर कैपिटल H, 2 रूट अंडर कैपिटल H a बाई a रूट अंडर 2gt, ठीक है। यहां से कुछ कटवट रहा है क्या, सो टाइम आ रहा है, कुछ ठीक है ना, मैंने टाइम आ रहा है a बाई a रूट अंडर 2h बाई जी। एक बार चेक कर ले, देख av2 इक्वल टू av1, सब कुछ ठीक है यहाँ पे, बाकी ये तो इधर लाए ना, a बाई a इंटू v1, ओके, a बाई a नहीं होगा रे, v2 का वैल्यू है रूट अंडर 2gh और v1 को लिखा है तो a बाई a होगा, दैट इज व्हाट, वो रिजल्ट थोड़ा उल्टा था तो मेरे को पता पड़ा अभी, a बाई a होगा, लेट दिस बी a बाई a एंड दिस इज ऑल्सो a बाई a, तो जो रिजल्ट आता है ऊपर में बड़ा a रहता है, I knew this result, therefore I could point this out. So the time taken to empty the tank is this much, ठीक है। वो तो याद रखना है ही, रूट अंडर 2h बाई जी क्या होता है, फ्री फॉल वाला स्टाइल से, उसके पीछे बस a बाई a लगा देना है, सिंपल, टाइम टू एम्प्टी द टैंक। आपको ध्यान ये रखना है ना, ये फॉर्मेट आपको याद रखने का, क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लो ये टैंक दिया, इनिशियल हाइट आपको दे दिया h, ठीक है, इनिशियल हाइट क्या दे दिया h, अब बोलेगा, अब सुनते रहना क्वेश्चन लिखते भी रहना, आपको बोलेगा कि ये 1/3 ऑफ द टैंक खत्म होने में जितना टाइम लगा उसको कहते हैं T1
और बाकी जो खत्म होने में लगा उसको नाम देते हैं T2। फाइंड T1 बाई T2 कितना होगा। सपोज ये पूछता है आपसे, सपोज ये पूछ रहा है फाइंड T1 बाई T2, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट याद रहना चाहिए आपको। ये फॉर्मेट अगर याद है तो लिख देंगे हम फटाक से कि माइनस डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू स्मॉल ए बाई कैपिटल ए इंटू रूट अंडर टू जी एच। ये अगर ये भी नहीं याद है तो ये तो याद रहना ही चाहिए, वहीं से ले आएंगे बस, पर याद रहना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। तो अभी ध्यान से देखो, इसको जब हम लोग उल्टा सीधा करते थे तो क्या आता था, टू रूट अंडर एच, साथ में एक माइनस साइन आता था, दिस इज इक्वल्स टू ए बाई ए रूट अंडर टू जी और इंटीग्रल डी टी आता था। ठीक है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे टाइम का लिमिट पुट करना था। ठीक, ये फॉर्मेट आएगा, अगर आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, ऐसा एक फॉर्मेट आएगा। अब ध्यान से समझना, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, यहां से सपोज यहां तक का बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट फेज का बात कर रहा हूँ मैं, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे हाइट कितना है, ये हाइट है, हाइट, ये y पकड़ा है हमने, y प्रूफ कर रहे थे तो h लिया था, तो टाइम t इक्वल टू 0 पे h कितना है यहाँ पे, पूरा कैपिटल H, और t1 निकालना है सिर्फ यहीं तक। इसका मतलब ये हाइट क्या बच जाएगा अपना, समझ में आ रहा है, h का रेंज लिखना है रे। तो टाइम t इक्वल्स टू t1 पे हाइट का वैल्यू कितना रहेगा, 2h/3, ये हाइट का वैल्यू कितना रहेगा, 2h/3। ठीक है, वो हाइट आपको क्वेश्चन बोला था बेसिकली, T1 फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स when the tank gets first 1/3 over and then the remaining portion is finished off. So 1/3 over में यहाँ पे h का वैल्यू 2h/3 लिखेंगे, वो ध्यान देना बस। अब बाकी आपको सिंप्लीफाई कर लेना है फटाफट, तो ये आएगा 2 रूट अंडर h माइनस 2 को कॉमन ले ले और रूट अंडर 2h/3, दिस शुड बी इक्वल टू a बाई a रूट अंडर 2g t1। ये पहला इक्वेशन आया। अब यहां से लेकर के जो खाली होगा नीचे तक, उसके लिए यही फॉर्मेट में बस लिमिट चेंज करना है। तो यही फॉर्मेट को मैं पहले फटाक से लिख लेता हूं, ये आपके लिए लिख रहा हूं, ऐसे तो शॉर्टकट में हो जाएगा, आपको परेशान, देख फटाक से थोड़ा सा कर लेते हैं, a बाई ए रूट अंडर 2g और यहाँ पे t। अब ध्यान समझो, यहां पर कौन सा टाइम पुट करेंगे, t1 पुट करेंगे कि 0, क्योंकि इनिशियल टाइम पे, यहाँ पे इनिशियल टाइम पे हाइट कितना है 2h/3, ये तो यहाँ पुट करना ही है, और फाइनल टाइम पे हाइट हो जाएगा 0, वो तो अपने को दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, पर वहां टाइम को क्या पुट करेंगे, t1 पुट करेंगे कि 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि अब ये सेकंड फेज है, ये एक नया फेज है, तो यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 पे इमेजिन करना है 2h/3 है। ठीक है, वहां t1 मत लिख देना। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे हाइट है 2h/3 और टाइम t2 पे 0 हो गया हाइट। अब अगर फटाक से हम लिमिट पुट करें तो 2 को बाहर रखेंगे, रूट अंडर 2h/3 दिस मच इक्वल्स टू a बाई ए रूट अंडर 2g t2, दिस इज सेकेंड। सो अगर 1/2 कर दूं मैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा रूट अंडर 3/2 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू t1/t2। पॉजिटिव है, ठीक, दिस इज समथिंग पॉजिटिव, दिस इज द आंसर t1/t2। ठीक है, आप एक खुद से ट्राई कर सकते हैं, find the ratio of time, find the ratio of times for the tank to empty in 2 halves, find the ratio of times for the tank to empty in 2 halves। तो पहला हाफ खाली होने में मान लो टाइम लगा t1 और दूसरा हाफ खाली होने में टाइम लगा t2, तो t1/t2 कितना आएगा वो निकालना है। आंसर मैं बोल देता हूं आपको, t1/t2 का आंसर आएगा 0.414। इसका मतलब t2 ज्यादा है, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूं, t2 ज्यादा होगा t1 से। क्यों, क्योंकि हाफ, क्योंकि ऊपर जब तक था पानी तब तक ये निकलने का स्पीड ज्यादा था, तो ये हाफ जल्दी खाली होगा, फर्स्ट हाफ जल्दी खाली होगा क्योंकि निकलने का स्पीड ज्यादा है। जैसे से लेवल नीचे आएगा, यहाँ से स्पीड घटते जाएगा तो टाइम बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। सो देयरफॉर देयर इज द टाइम फॉर द टैंक टू बिकम एम्प्टी। इसमें देयर इज वन मोर स्मॉल थिंग, ध्यान से देख, अगर ये तो लॉजिकल है, अगर हम एक छेद बनाते हैं या फिर अगर एक ऑरिफिस बनाते हैं तो ये भी नेचुरल है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट नेचुरल, कि वो जब पानी वहां से बाहर निकलेगा इट विल एक्सर्ट अ फोर्स
बैकवर्ड फोर्स, लेट मी चेक टाइम वंस। या जब पानी वहां से बाहर निकलेगा तो वो कुछ एक फोर्स लगाता है, वो फोर्स कितना है एक बार देख लेते हैं। फोर्स ड्यू टू ऑरिफिस, ध्यान से देखो, मान लो मैंने एक बीकर लिया ऐसा और यहाँ पे एक छेद बनाया, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ h। सो यहाँ से जो निकल रहा है लिक्विड, उसका स्पीड वीड मेरे को पता है, पर ये जब निकलेगा तो कोई बैकवर्ड फोर्स लगाएगा इस पे कुछ बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, वो कितना लगाएगा? फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना ये पानी का मोमेंटम चेंज हुआ, उतना फोर्स लगा होगा लिक्विड पे, उतना ही फोर्स ये लगाएगा इस कंटेनर पे। वही चाहिए अपने को। एक सेकंड में कितना पानी निकला वो देख, मास इनटू वी। तो अपने को वी तो पता है, मास निकालना है। मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक सेकंड में कितना निकलेगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका ए है और कितना स्पीड से निकल रहा है, एक सेकंड में कितना मीटर निकलेगा? वी मीटर निकलेगा। इसका स्पीड अगर वी है, वी मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, तो कितना वॉल्यूम निकलेगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इन 1 सेकंड। एक सेकंड में वी मीटर निकलेगा। So this is the volume. So density into volume is mass. So mass आ गया into V. This is basically force जो लगा रहा है, it is basically what? Rho a V square। और इधर निकल रहा है तो फोर्स इधर लगाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। माइनस लगा सकते हैं फॉर द सेक ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग, ऐसे लगाने का जरूरत नहीं, भावनाओं को समझो। मैग्नीट्यूड है फोर्स का रो ए वी स्क्वायर, ये निकल रहा है इधर तो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन कर लो फिर। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा करके दिया हुआ है, दो ऑरिफिस बनाया, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया ऑरिफिस, ठीक है। दो ऑरिफिस बनाया, ध्यान से करना क्वेश्चन, गलती मत कर देना। ये वाला डिस्टेंस है h/3 और ये वाला डिस्टेंस है h/9। आपको बताना है नेट फोर्स व्हेन हाइट ऑफ वाटर इज h। जब पानी यहाँ पे h हाइट तक है, उस समय इस वेसल पे नेट फोर्स कितना लगेगा वो बताना है। जब ये ओरिजिनली h हाइट तक है पानी, क्योंकि पानी का लेवल जैसे नीचे जाएगा, ये अलग होगा स्पीड, तो फोर्स भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग लगेगा। तो इसलिए दे दिया इनिशियली जब h हाइट है, तो आपको बताना है कि कितना यहाँ पे नेट फोर्स ऑरिफिस पे लग रहा है। तो यहाँ से कितना लगेगा? रो ए वी स्क्वायर। रो ऑफ कोर्स दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया आप यही पकड़ लो, दोनों का क्रॉस सेक्शन ऑफ कोर्स वो ही वेरी करा सकते थे, पर मैं नहीं करा रहा। रो ए वी स्क्वायर, वी कितना होगा? रूट अंडर 2gh। अब रो ए वी स्क्वायर है बेटा, तो 2gh होगा खाली। तो 2gh, h कहाँ से होता है रे? इसके लिए h क्या लिखेंगे? ऊपर से रे, तो 2h/3 हाइट होगा, रो ए एच, ठीक है। यहां से जो निकल रहा है और यहां से जो निकल रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे? माइनस। यार डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ा है, किसको? अच्छा पीछे, ये पीछे वाला है, ध्यान रखियो, तो इसको माइनस लिख दो। ये पीछे की तरफ लग रहा है, यहां से निकल रहा है तो पीछे फोर्स लगेगा, तो माइनस लिख दिया। प्लस यहां से निकल रहा है रो ए वी स्क्वायर, इसके लिए रो ए वी स्क्वायर बोले तो 2gh, इसके लिए h कितना है? 8h/9, 8h/9। So this is the answer. What is the answer? रो ए 2gh और एलसीएम आ गया 9, 3 3 is 6 minus 8, yeah, so -4 रो ए gh/9। दिस इज द एफ नेट। माइनस का क्या मतलब है? पीछे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है, इस तरफ, ठीक है। अब बोल सकते हैं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, minimum coefficient of friction at this point of time so that this does not slip। mu into the normal should be equal to f net, कर लेना, should be greater than or equal to। तो mu का वैल्यू आएगा, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया है, वरना तो भागेगा ये वेसल, भागेगा इधर उधर। फिक्स करने के लिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। So this was one thing, force exerted by this thing। Okay, now let us look at an instrument which is known as वेंचुरीमीटर। फटाक से देख, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। और ये ऑलरेडी थोड़ा सा मैंने कराया है अभी जस्ट, ऐसा करके there is an instrument which is basically used to measure the pressure difference between the 2 points। Say this point is A and this point is B। So यहाँ पे प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने के लिए we use a वेंचुरीमीटर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ,
rather than discussing about this thing, I'll directly solve a question so that आपको समझ में आए, वरना ज़्यादा पैं करने से अच्छा है let me solve a question directly, और shall I explain it? थोड़ा सा explain कर देता हूँ ताकि थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ जाए, फिजिकली थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को सपोज मैं कहता हूँ आपको पी ए माइनस पी बी निकालो, पी ए माइनस पी बी कितना होगा ये बताओ। तो कैसे करके बताएंगे? प्रेशर एट ए, तो हम देख लिक्विड कैसे फ्लो करेगा ऐसे, तो ये तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, ये हाइट मान लेते हैं y, ये हाइट मान लो x। आपको ये चीज दिया हुआ रहेगा सपोज क्वेश्चन में, नहीं भी दिया तो हटाओ। सपोज पी ए का मेरे को प्रेशर लिखना है, पी ए का प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, वाई है ना, हाँ। और प्रेशर एट बी कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एक्स। तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा, लिखता हूं मैं पी ए माइनस पी बी, दैट इज रो जी वाई माइनस एक्स, इसको मैं एच लिख देता हूँ, ये अगर एच है तो रो जी वाई माइनस एक्स, लेट दैट बी एच। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट। इसका फायदा क्या हुआ, जैसे ही आप ये देखते हो कितना डिफरेंस है पानी का जो भी लिक्विड है, अगर आप इसका इसका ये जो दो को सींग निकला है, इसका आप लेवल का जो डिफरेंस देखते ही बता सकते हो कि ये दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस कितना है। वो दो पॉइंट में ये जो आया अगर आपको एच, तो वो देख के बता सकते हैं हाँ भाई प्रेशर डिफरेंस इतना है ये दो पॉइंट के बीच में, वो मैं बता सकता हूँ जहां भी हमने ये झंडा गाड़ा है ऐसे करके। तो पी ए माइनस पी बी इज डायरेक्टली रो जी एच, आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली टेल। अपने को अगर एच पता है तो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा, अब ये याद रखना कि मेरे को हाइट पता है मतलब प्रेशर डिफरेंस बता सकता हूँ, ठीक है, वो याद रखना। दूसरा चीज, क्या ये सेम लेवल पे है, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। यहां से भी प्रेशर डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देख, रो बाई टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। ये अपने को पता है रो जी एच होता है, पी ए माइनस पी बी तो अपने को पता है रो जी एच होता है, तो हम फटाक से यूज कर लेंगे, रो जी एच इक्वल टू रो बाई टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, पहला चीज। अच्छा, दूसरा चीज ये भी लगा सकते हैं हम, यहाँ पे अगर हम मान लें क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो कैपिटल ए, छोटा है तो स्मॉल ए, ठीक है। तो हमको पता है a इंटू वी वन शुड बी इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी टू, ये भी अपने को पता है, वी वन वी टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वी बी और ये वी ए, स्मॉल ए इंटू, सॉरी इसके लिए वी बी कैपिटल ए इंटू वी ए, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन। अब अगर ये आपको याद हो तो ये हमने सॉल्व किया है पहले, आप ये देखो खुद से सॉल्व कर लो, और मैं आपको बताता हूं अगर आप सॉल्व करोगे तो वी ए क्या आएगा, आपका जाना पहचाना रिजल्ट आएगा। स्पीड एट ए अगर हम निकालेंगे तो आएगा 2gh, वेयर एच इज दिस, यहाँ एच पूरा अलग है पर फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही आता है। यहाँ पे जब स्पीड निकालना है तो इट इज 2gh बाई 1 माइनस, अब ध्यान से बताओ, ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है यहाँ से, तो स्पीड एट ए लिख रहे हैं तो एरिया ऑफ ए ऊपर रहना चाहिए, एरिया ऑफ ए ऊपर रहेगा मतलब फॉर्मेट ये होगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि ये वन से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है ना। और दूसरा चीज, अगर मेरे को स्पीड एट बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 2gh बाई, यहाँ पे स्पीड लिखना है तो रूट अंडर 2gh बाई, यहाँ पे स्पीड लिखने के लिए इसका स्पीड लिख रहे हैं तो इसका एरिया जो छोटा है तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो अगर मेरे को सिर्फ हाइट का डिफरेंस दे दे तो हम बता सकते हैं, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अपने को अगर पता हो तो हम स्पीड बता सकते हैं। सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया दे दो और मेरे को हाइट का डिफरेंस दे दो, मैं स्पीड बता सकता हूँ। अच्छा, पूरा ये थ्योरी समझ में आया ढंग से, एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना किस किस कंडीशन में अपने को क्या क्या पता हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूँ, रटना यही बस कि अगर मेरे को प्रेशर या हाइट डिफरेंस पता है तो मैं प्रेशर का डिफरेंस बता सकता हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर मेरे को क्रॉस सेक्शन एरिया पता है और एज पता है तो मैं स्पीड बता सकता हूँ। ये सब चीजें कॉन्फिडेंस रखो, हर चीज ये दो पॉइंट पे स्पीड बता सकता हूँ। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, अगर आपको बोला यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट बताओ तो इसका एरिया इंटू इसका स्पीड बताने, इसका स्पीड इंटू इसका एरिया क्रॉस सेक्शन में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दिस इज बेसिक थ्योरी पोर्शन। इस पे कुछ कुछ एग्जांपल्स है और न्यूमेरिकल्स है एचसीवी में जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, जो मैं चाहता हूँ आप सॉल्व करें, ठीक है। और ऑफ कोर्स इन लाइव क्लास आई टेक सम मोर न्यूमेरिकल्स आल्सो एंड विल हैव डाउट्स ओवर दिस। तो बेसिकली इसका एक बार लिख के अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और काफी सारा डाउट्स नहीं आना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट डाउट्स और ज्यादा आना नहीं चाहिए, पर आप सॉल्व करेंगे अच्छे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। आप कम सॉल्व करेंगे ये सारा चीज
और अगर विजुअलाइजेशन करके सॉल्व नहीं करेंगे then you will face difficulty क्योंकि it's very conceptual, these things are very very conceptual and थोड़ा technical है and very non intuitive, it's not like mechanics. So therefore spend proper time in writing and solving the questions more of past years HCV DCP whichever book you find, and then we'll have the discussions of those books. ठीक है, चलिए we'll finish off. हरे कृष्ण.